अभी बस कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त हैं जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के रहने वाले हैं। वो इन दिनों हिमाचल आए हुए थे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। इस दौरान मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। जब हम साथ बैठे तो हमने पुरानी यादें रवां की। बातों बातों में यादों का पिटारा फिर खुल गया और उन दिनों के किस्से फिर से जाग उठे जब मैं उनके गांव गया था। उनका गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के डापोली तालुका के आसपास ही पड़ता है। अब क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास इस बात की परमिशन नहीं है कि मैं उनके गांव का नाम इस वीडियो में ले सकता हूँ या नहीं। ऐसे में उनके गांव के नाम को उजागर ना करना ही उचित रहेगा। खैर, उन दिनों की बात है जब मैं उनके गांव गया था। ये साल रहा होगा 2016 या 17 का। एक शाम थी और टहलते हुए मैं, मेरे वो दोस्त और उनके भाई गांव के बाहरी हिस्से तक चले गए। चलते हुए मेरी नजर एक घर पे पड़ी। घर आकार में बहुत बड़ा और बड़ा भव्य था, पर जो चीज मेरे नजर में बस गई वो उसका आकार नहीं था बल्कि उसकी बनावट और उसका ढांचा था। हालांकि वो घर अब खंडहर बनने की स्थिति में था, पर फिर भी उसकी बनावट में एक अजीब सा आकर्षण था। मेरा कौतूहल तब और बढ़ गया जब मैंने उस मकान के बरामदे के भीतर एक दिया जलता देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस खंडहर नुमा मकान में कौन है जो दिया जलाए हुए था। जब मैंने उनसे इस दिए के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई साफगोई के साथ इस बात का जवाब नहीं दिया और कुछ और बात कह के उन्होंने जैसे तैसे बात को टाल दी। पर उनके हाव भाव से मुझे समझ आ गया था कि वो इस सवाल का जवाब देने में सहज नहीं है। ऐसे में मैंने भी दोबारा इस बात को नहीं छेड़ा और हम आगे बढ़ गए। पर इस बार जब हम बैठे तो संयोग से उस मकान का किस्सा फिर से जागृत हो उठा, क्योंकि ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला था। ऐसे में मेरे मन में उत्कंठा तो थी ही, तो इस बार जैसे ही मौका मिला मैंने बिना वक्त गंवाए उस मकान के किस्से को फिर से छेड़ दिया। ये पहला मौका था जब इस मकान के राज से पर्दा फाश हुआ। मेरे दोस्त ने बताया कि दरअसल वो मकान एक कपड़ा व्यापारी का था। उनका नाम क्या था, इस बारे में मेरे दोस्त के पास भी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं थी। ऐसे में अपनी सहूलियत के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का नाम था अनिल। दरअसल इस घर से पहले अनिल का एक और घर था जो गांव के बीचों बीच था। घर कोई बड़ा संपन्न नहीं था, एक मामूली सा खपड़ाइल का मकान था। घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। गांव से कुछ दूर डापोली कस्बे में ही अनिल की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान कोई बहुत खास नहीं चलती थी। दिन भर में गिने चुने ही ग्राहक आते थे और जैसे तैसे ही उनका गुजारा होता था। अनिल स्वभाव से थोड़े रिजर्व थे और जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। बातें भी बड़ी नपी तुली करते थे, मगर जिससे भी मिलते थे बड़े आदर और सम्मान के साथ मिलते थे। लोग अक्सर इस बात पर गौर करते थे कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव रहता था। तनाव इस बात का कि दुकान कोई खास आमदनी दे नहीं रही थी और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चों के बड़े होने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर आगे गुजारा होगा तो कैसे होगा। दुकान को चलते हुए अब कई साल हो चुके थे, पर आज भी वो पाई पाई के लिए मोहताज थे। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहे थे। इन्हीं सब में एक दौर आया जब अनिल अचानक गायब हो गए। जब कई दिनों तक उनके दुकान का शटर नहीं खुला तो आसपास के उनके जो दुकानदार थे वो उनका हालचाल पूछने उनके घर पहुंचे। पूछने पर पता चला कि अनिल कहीं बाहर गए हुए हैं। बहुत संक्षेप में ये बात कहकर उनकी पत्नी ने लोगों को वहां से लौटा दिया। लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश भी की, पर उनकी पत्नी ने खुलकर कुछ नहीं बताया। हाँ, ये बात जरूर थी कि उनकी पत्नी के हाव भाव से ये बात समझ आ रही थी कि जैसे वो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रही हो। इस वाकये के करीब 15-20 दिन बाद अनिल फिर लौट आए। लौटने के बाद
उनके हाव भाव एकदम बदले हुए थे। अब उनके चेहरे पर तनाव की जगह इत्मीनान था। इसी बीच लोगों ने यह भी गौर किया कि वापस आने के बाद से अनिल की दुकान पे ग्राहक अब लगातार आने लगे हैं और साथ ही उनकी बिक्री भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों ने सोचा कि आखिरकार उनकी सालों की मेहनत का सिला अब उन्हें मिल रहा है। उनका व्यापार इतना अधिक चलने लगा कि उन्होंने अपनी पुरानी दुकान को छोड़कर एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली और साथ में कुछ कर्मचारी भी रख लिए हाथ बटाने के लिए। जिस दुकान पर कभी गाहे बगाहे ही कोई ग्राहक आता था, अब उस दुकान पर दिन भर ग्राहकों का तांता लगा रहता था। दुकान के साथ साथ घर की भी दशा दिशा बदलने लगी। अनिल अब पुराने घर को छोड़कर गांव के बाहरी ओर की ओर बनवाए एक बड़े से मकान में शिफ्ट हो गए। जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले स्कूटर पर चला करता था, अब उसके पास 3-3 गाड़ियां थीं। बच्चों का एडमिशन अब सरकारी स्कूल से हटकर एक बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में हो चुका था, जहां उस जिले के प्रभावशाली लोगों के बच्चे पढ़ते थे। फिर लोगों ने यह भी गौर किया कि समृद्ध होने के बाद से अनिल, जिनका व्यवहार रिजर्व था, वो और अधिक रिजर्व हो गया। पहले वो कभी कभी लोगों से दुआ सलाम कर भी लेते थे, पर अब वो चीज भी ना के बराबर रह गई थी। अब वो गांव या अपने व्यापार मंडल के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी नहीं जाते थे, और अगर उनसे कोई मिलने भी जाता था तो बड़े संक्षेप में उनसे बातचीत करके चलता कर देते थे। एक बात और थी जो सबको अजीब लगी कि जब अनिल ने अपना नया वाला घर बनवाया तो उसके गृह प्रवेश की पूजा में उन्होंने किसी को भी नहीं आमंत्रित किया। क्योंकि हमारे यहाँ चलन है कि अमूमन जब भी हम कोई नया घर या नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके गृह प्रवेश की पूजा में कम से कम अपने करीबी लोगों को तो आमंत्रित करते ही हैं, पर अनिल ने यह भी नहीं किया। उनके गृह प्रवेश की पूजा बड़े चोरी छुपे तरीके से हुई, ऐसे कि जैसे मानो किसी को पता ना लग जाए। कई सालों तक अनिल की तरक्की का यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। अब उनकी दुकानों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने काफी सारे खेत और जमीन खरीद लिए थे। अनिल अब हर महीने में अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक तौर पे सुरक्षित कर चुके थे। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अनिल के परिवार के जीवन को फिर से पटरी से उतार दिया। एक शाम अनिल अचानक गायब हो गए। उनके परिवार ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, पर उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। कुछ दिनों बाद उनके परिवार के लोगों ने महसूस किया कि उनका घर एक बड़ी अजीब सी बदबू से भर गया है। गौर करने पर समझ आया कि यह बदबू घर के बेसमेंट से आ रही थी, पर बेसमेंट के दरवाजे पे तो एक ताला लगा था। खैर, ताले को तोड़कर जब लोग भीतर घुसे तो उन्होंने पाया कि अनिल की लाश वहां पे नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। लाश बड़ी सड़ी गली हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत काफी दिनों पहले हुई हो, और साथ ही शरीर पर खरोंच के बड़े विभत्स निशान थे, मानो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से खुद को नोच रखा हो। लोगों की हैरानी तब और बढ़ गई जब अनिल का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में ही कर दिया गया, और वो भी बस कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में। अनिल की मौत के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे एकाएक बर्बादी की रफ्तार और तेज हो गई हो। उनके परिवार को व्यापार में एकाएक घाटा होने लगा। इन सबके बीच अनिल की पत्नी को एक दिन पैरालिसिस का एक जानलेवा अटैक आया। अटैक इतना भयानक था कि उसने उनके आधे से ज्यादा शरीर को बेकार कर दिया। इसी बीच मां के खराब स्वास्थ्य और व्यापार में बढ़ते कर्जे के चलते उनका बेटा इतने अधिक दबाव में आ गया कि उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। बेटे की आत्महत्या के बाद अब परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनिल की पत्नी और उनकी बेटी। हालात इतने खराब हुए कि उनकी बेटी ने भी कुछ समय के भीतर अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लोग अक्सर उसे कस्बे के चौराहों पर भीख मांगते देखते थे।
फिर एक दिन अचानक वो भी लापता हो गई और दोबारा फिर उसका पता किसी को नहीं लगा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और अंत में अनिल की पत्नी की मौत पैरालिसिस से जूझते हुए हो गई। उनका अंत का समय बड़ा ही पीड़ादायक रहा। लाश में पड़ी हुई सड़ती रही और शरीर में भी कीड़े लग चुके थे। और पता भी तब चला जब उनके लाश के सड़ने की दुर्गंध इतनी अधिक हो गई कि वो घर के गेट तक आने लगी थी। गांव के लोगों का मानना था कि अनिल की कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत नहीं बल्कि बायंगी था। दरअसल सालों पहले जब अनिल कुछ दिनों के लिए लापता हुए थे तो वो रायगढ़ जाकर एक तांत्रिक से मिले थे और उस तांत्रिक ने उन्हें बायंगी दिया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बायंगी क्या चीज है। दरअसल बायंगी जो है वो एक तरीके का प्रेत है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आपकी निर्धनता दूर करता है और आपके घर को पैसों से भर देता है। महाराष्ट्र के कोंकण वाले इलाके में ये माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो अंतिम संस्कार के वक्त जिस पत्थर से अंत्येष्टि का घड़ा फोड़ा जाता है उस पत्थर का इस्तेमाल अक्सर तांत्रिक करते हैं उस आदमी की आत्मा को कैद करने के लिए जिसकी अंत्येष्टि का घड़ा उस पत्थर से फोड़ा गया होता है। कोंकण में यह बात बड़ी आम है कि जो भी व्यक्ति ढेर सारा पैसा अर्जित करने की लालसा रखता है वो सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर बायंगी को किसी तांत्रिक या बाबा से खरीदकर अपने घर में स्थापित कर सकता है। पर बायंगी को सिद्ध करना जितना मुश्किल है उससे भी अधिक मुश्किल है उसको घर में स्थापित करना और उसको संतुष्ट रखना। जब भी आप किसी तांत्रिक या बाबा से बायंगी को खरीद कर घर लाते हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जब भी आप उसकी पूजा करेंगे तो आपको निर्वस्त्र होकर पूजा में बैठना होगा। इसके अलावा जब भी आप बायंगी के उस पत्थर को घर में स्थापित करते हैं तो तांत्रिक आपको वो सारी चीजें बताता है जो चढ़ावे के तौर पर आपको बायंगी को देनी होती है। जैसे कोई खाने की चीज हो सकती है जैसे मिठाई, शराब, मटन, मछली, कुछ भी हो सकता है। और अमूमन ये चढ़ावा जो है अक्सर अमावस और पूर्णिमा की रात को बायंगी को दिया जाता है। और बायंगी को स्थापित करने का सबसे जरूरी नियम यह है कि जिस घर में बायंगी स्थापित होता है वहां किसी देवी देवता की मूर्ति या मंदिर नहीं हो सकता। बायंगी जहां रखा जाएगा वो जगह वैसे ही साफ सुथरी होनी चाहिए जैसे कि कोई मंदिर या पूजा पाठ की जगह होती है। और ये जगह ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे हर कोई ना देख सके। मतलब बायंगी को किसी गुप्त स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसी जगह जहां किसी के नजर में वो ना आए। जब एक बार बायंगी को पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में स्थापित कर दिया जाता है तो बायंगी धीरे धीरे आपके लिए वो मौके बनाने शुरू करता है जिससे आपको धन का लाभ होता है। बायंगी के बारे में एक बात विशेष ये है कि वो जिस घर में स्थापित होता है उसके आसपास के घरों का धन चूस कर उस घर में डालने लगता है जिस घर में उसे स्थापित किया गया होता है। और इस वजह से आसपास के घरों में एकाएक निर्धनता फैल जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि बायंगी अक्सर उन घरों का पैसा उस घर की ओर मोड़ देता है जिस घर में उसे स्थापित किया गया होता है। एक तरह से कहें तो वो आसपास के घरों का धन चूस लेता है। हालांकि ऐसा नहीं कि बायंगी रातों रात आपको अमीर बना देता है या कहीं से लाके ढेर सारा पैसा दे देता है। होता यह है कि वो आपके लिए वो ऐसे मौके बनाने लगता है जिसके जरिए आपको पैसा आने लगता है। लोग अक्सर बायंगी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए भी करते हैं। दरअसल बायंगी का मुख्य काम यह होता है कि वो दुश्मन घर का पैसा चूस कर
उस घर में डाल दे जिस घर में उसे स्थापित किया गया है और जहां उसकी पूजा हो रही है। और जहां तक रही बात इस चीज की कि आखिर कितने समय के लिए बायंगी घर में रखा जाता है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि बायंगी को खरीदने वाला शख्स आखिर उसे कितने समय के लिए घर में लाया है। ये समय 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, और कई मामलों में 7 साल तक के लिए भी बायंगी को घर में स्थापित किया जाता है। पर यह सब सुनकर आपके मन में आखिर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर बायंगी का मुख्य काम धन लाभ कराना है, तो आखिर क्यों उसे घर में रखने वाला एक समय के बाद बर्बाद हो जाता है। तो इसका जवाब है कि वैसे तो बायंगी का काम धन लाभ कराना ही है, पर अगर बायंगी आपसे नाराज हो जाए तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। और बायंगी किन किन बातों से नाराज हो सकता है, तो इसका जवाब है कि अगर आप बायंगी को घर में लाते समय किए गए वादे पूरे नहीं करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बजाय फायदा कराने के बायंगी आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब आप बायंगी को घर में लाते हैं तो आपको तांत्रिक से वादा करना होता है कि ना सिर्फ आप बायंगी की जगह को साफ सुथरा रखेंगे, बल्कि उसे उसकी मनपसंद चीज हर अमावस और पूर्णिमा की रात को देंगे। होता यह है कि शुरू में तो लोग इन नियमों का पालन बड़ी तत्परता से करते हैं, पर एक बार जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, लोग अक्सर इन बातों का पालन करने में ढिलाई करने लगते हैं। और जैसे ही ढिलाई शुरू होती है, वैसे ही बायंगी उल्टा असर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो छोटे मोटे नुकसान होते हैं, जैसे पेमेंट का रुकना या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होना। इसके बाद लोगों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे नुकसान बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो घर पूरी तरह कंगाल हो जाता है। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि जब बायंगी को आजाद करने का समय आता है, तो लोग लालच के मारे उसे आजाद नहीं कर पाते, और जब तय समय पर बायंगी को आजाद नहीं किया जाता है, तो वो उसी आदमी को बर्बाद कर देता है जिसने उसे स्थापित किया होता है। और ऐसे किस्से आपको कोंकण में खूब मिल जाएंगे। हर गांव कस्बे में एक ना एक बायंगी से जुड़ा कथानक आपको आराम से सुनने को मिल जाएगा। अब इन बातों में कितना सच है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। खैर, मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए शब्बा खैर। बने रहिए हमारे साथ।